क्या अपने फोन पर अकेले में बच्चों से जुड़ी कोई घिनौनी चीज देखना सिर्फ एक नैतिक गिरावट है, कोई अपराध नहीं? सुनने में अजीब लगता है, पर कुछ समय पहले एक हाई कोर्ट ने तो यही कहा था। हाँ, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इस पूरी सोच को ही जड़ से उखाड़ फेंका। बिल्कुल। और आज हम उसी केस पर बात करेंगे। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम एस हरीश। ये एक ऐसा मामला है जिसने भारत में इंटरनेट पर बच्चों के सुरक्षा से जुड़े नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हम ये समझेंगे कि डिजिटल दुनिया में किसी चीज पर कब्जे का असली मतलब क्या है। और ये भी कि मैंने तो सिर्फ देखा था या मुझे कानून का पता नहीं था, जैसे बहाने अब किसी को नहीं बचा सकते। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी कहानी एक रूटीन डिजिटल अलर्ट से शुरू होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, उसने चेन्नई पुलिस को एक मोबाइल नंबर की जानकारी दी। अच्छा। जानकारी ये थी कि उस नंबर से बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री, जिसे हम अब CSEM कहेंगे, डाउनलोड की जा रही थी। और पुलिस ने फिर क्या किया? पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। एस हरीश नाम के एक व्यक्ति का फोन जब्त हुआ और फोरेंसिक जांच में 2 ऐसे वीडियोस मिले। लेकिन मामला जब कोर्ट पहुंचा तो कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आया, है ना? हाँ बिल्कुल, मद्रास हाई कोर्ट ने केस ही खारिज कर दिया। और वजह क्या बताई? उनका कहना था कि निजी तौर पर ऐसी सामग्री देखना कोई अपराध नहीं है, वो सिर्फ एक नैतिक पतन है। सिर्फ नैतिक पतन? जी। और इसी फैसले ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। कई गैर सरकारी संगठनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और यहाँ आकर कहानी पूरी तरह पलट गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सामने रखा, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन यानी रचनात्मक कब्जा। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है नहीं? इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि किसी आपत्तिजनक फाइल को अपने फोन या कंप्यूटर में डाउनलोड करके सेव करना जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आप उसे सिर्फ ऑनलाइन देख भी रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, तो भी उसे कब्जा ही माना जाएगा। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को गलती से कोई लिंक मिला और उसने बस कुछ सेकंड के लिए उसे खोला, तो भी वो कानूनी पछड़े में पड़ सकता है? बिल्कुल। सिर्फ देखने भर से? हाँ, और यही इस फैसले की सबसे चौंकाने वाली बात है। कानून की नज़र में अगर आप वीडियो को रोक सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं या जूम कर सकते हैं, तो आपका उस पर नियंत्रण है। और उसी नियंत्रण को कब्जा माना गया? जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसी नियंत्रण को कब्जा माना। मैंने डाउनलोड नहीं किया वाला बहाना अब खत्म हो गया है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसने तो डिजिटल दुनिया के नियम ही बदल दिए। पर इससे एक और सवाल उठता है, क्या कानून ये मान लेता है कि जिसके पास ये सामग्री है वो इसे आगे भी बढ़ाएगा? मतलब इरादे का क्या? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर पॉक्सो एक्ट का एक और सख्त नियम सामने आता है। कानून कहता है कि ऐसी सामग्री को रखना भी एक अपूर्ण अपराध है। अपूर्ण अपराध? यानी ये माना जाएगा कि आप इसे फैलाने की तैयारी कर रहे थे, भले ही आपने ऐसा ना किया हो। और चूंकि ये इतना गंभीर है, कानून सबूत का सारा भार आरोपी पर डाल देता है। मतलब आम तौर पर तो सरकार को साबित करना होता है कि कोई मुजरिम है, पर यहाँ उल्टा है। जी हाँ, पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 30 यही कहता है, अगर आपके डिवाइस पर CSAM मिली तो कानून पहले से ही मानकर चलेगा कि आपका इरादा गलत था। तो अब ये साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की है कि वो निर्दोष है। बिल्कुल, अज्ञानता या डर जैसे बहाने यहाँ कान नहीं आते। इस केस में एक और बहुत जरूरी बात हुई थी। कोर्ट ने शब्दों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया था। सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगा दी और उसकी जगह एक नया टर्म इस्तेमाल करने को कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि इसकी जगह चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल यानी CSEM का इस्तेमाल हो। इसके पीछे सोच क्या थी? यह हमें याद दिलाता है कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कोई कल्पना नहीं है। उसके पीछे एक असली बच्चे का शोषण हुआ है, एक असली पीड़िता है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को एक बड़ी गलती बताते हुए रद्द कर दिया और एस हरीश के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई फिर से शुरू करने का आदेश दिया। तो आम लोगों के लिए इसका संदेश क्या है? संदेश साफ है। CSEM को देखना, रखना या स्ट्रीम करना एक गंभीर अपराध है। निजी इस्तेमाल की कोई छूट नहीं है। और अगर किसी को ऐसी कोई चीज मिलती है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे डिलीट करने की जगह तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। ये फैसला वाकई डिजिटल दुनिया में हमारी जिम्मेदारियों को नए सिरे से तय करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि जैसे जैसे तकनीक और भी आगे बढ़ेगी, क्या हमारे कानून बच्चों को ऑनलाइन खतरों के इन नए नए तरीकों से बचाने के लिए तैयार है?
ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हमें लगातार सोचना होगा।